नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम राज्य के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल। 4000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर। वाराणसी में महिला सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। 6350 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की भी करेंगे शुरुआत। पश्चिम बंगाल में कल होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग की तैयारियां जारी। हिंसा मुक्त चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम पर जोर। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र आज। महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष का साथ नहीं मिलने पर निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी। एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक किर्गिस्तान के बिश्केक में शुरू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ले रहे हैं हिस्सा। पश्चिम एशिया संकट से बने हालातों पर होगी चर्चा। और आइए अब सभी खबरों को विस्तार के साथ जानते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से उत्तर प्रदेश की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। आज शाम को प्रधानमंत्री वाराणसी में आयोजित महिला सम्मेलन में भाग लेंगे और लगभग 6350 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वो इस अवसर पर सभा को भी संबोधित करेंगे और इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री 1050 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न योजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गैंगटोक के आर्केडियम का दौरा करेंगे, जहां राज्य की समृद्ध पुष्प विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद वे पालाजोर स्टेडियम में सिक्किम राज्य स्थापना के 50वें वर्ष के समापन समारोह में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री 4000 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शुभारंभ करेंगे। पीएम शिक्षा और कौशल विकास, स्वास्थ्य सेवा, कनेक्टिविटी, परिवहन, बिजली और बुनियादी ढांचा, कृषि, पर्यटन और खेल, पर्यावरण से जुड़ी कई परियोजनाओं का प्रधानमंत्री उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जिन परियोजनाओं का वो शुभारंभ करेंगे उसमें सिक्किम विश्वविद्यालय, हेलन लेप्चा मेडिकल कॉलेज, सोबा रिकबा अस्पताल, इफ्को प्लांट, 160 स्कूलों में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, बीरधांग नामची सड़क का सुदृढ़ीकरण, लुक्से में जन सेवा सचिवालय, चाकुंग में प्रशासनिक ब्लॉक और रिज प्रिसिंक्ट और कैलाश मानसरोवर इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। हम लोग ना सिक्किम का सारा लड़की लोग बहुत खुश है। वो जो एसएचजी महिला लोग है वो सब लोग मोदी साहब को एकदम धन्यवाद कहना चाहते हैं, जितना भी वो इधर डेवलपमेंट दे रहे हैं। यहाँ पर जो भी सेंट्रल में लागू होगा वो भी यहाँ पर सुविधा डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ पर पहुँच के यहाँ पर पब्लिक को एकदम बहुत बुनियादी सुविधा हुआ है। स्कीम्स जैसे पीएमईजीपी जैसे बहुत सारे सेंट्रल स्कीम्स है, रैम स्कीम्स, उसके तरफ से हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। जब से मोदी जी आए उन्होंने अष्टलक्ष्मी जो 8 राज्यों को जो विशेष ध्यान दिया, इसके कारण से प्रगति है। वहीं सिक्किम की कनेक्टिविटी, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक विकास को नया आयाम देने के लिए पीएम कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे, जिसमें 100 बिस्तरों वाला आयुर्वेद अस्पताल की नींव शामिल है। तिस्ता नदी पर बनने वाले 2 आधुनिक स्टील मेहराबदार पुल, एमजी मार्ग, गैंगटोक में सार्वजनिक उपयोगिता वाले मंडप, नई सीवरेज प्रणाली और नदी प्रदूषण नियंत्रण परियोजना, सिलनॉन में पर्यावरण तीर्थ यात्रा परिसर शामिल हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा सिक्किम के राज्य बनने के स्वर्ण जयंती के वर्ष में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और राज्य तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के तीव्र विकास के प्रति वर्तमान सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। पीएम मोदी के इस दौरे से राज्य की विकास परियोजनाओं को नई रफ्तार मिलने वाली है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ पर्यटन में भी इसका काफी फायदा होगा। कैमरामैन मनमोहन के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, गंगटोक।
इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के उत्तर प्रदेश दौरे पर रहेंगे। दौरे के पहले चरण में प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचेंगे और जहां शाम को वो एक महिला सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और लगभग 6,350 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में रेल, सड़क, जल, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन और शहरी बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की भी हरी झंडी दिखाकर शुरुआत करेंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री उसी दिन हरदोई जाएंगे और गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। 594 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला एक्सिस नियंत्रित पूर्णतया नया उच्च गति का ये कॉरिडोर 36,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत से निर्मित किया गया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनावी तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं और सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व स्तर तक मजबूत किया गया है। दूसरे चरण में राज्य के 142 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है, जिसमें 3 करोड़ 21 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके लिए 41,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं और हर बूथ पर वेबकास्टिंग, सीसीटीवी और माइक्रो ऑब्जर्वर्स के जरिए निगरानी रखी जाएगी। इस बार मतदान केंद्रों के साथ साथ वहां तक जाने वाली सड़कों को भी सीसीटीवी कवरेज में लाया गया है ताकि मतदाताओं को डराने, धमकाने की किसी भी कोशिश को रोका जा सके। सुरक्षा के लिहाज से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की व्यापक तैनाती की गई है। 160 मोटरसाइकिलों पर सवार सीएपीएफ जवान संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त करेंगे। राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया गया है, जबकि सेक्टर मजिस्ट्रेट और क्विक रिस्पांस टीम भी तैनात रहेगी। पश्चिम बंगाल में कल दूसरे चरण के मतदान की चाक चौबंद तैयारी की गई है। मतदान से पहले निर्वाचन आयोग ने राज्य में 51 करोड़ रुपए से अधिक की जब्ती की जानकारी दी। जब्त की गई वस्तुओं में नकदी, शराब, नशीले पदार्थ, कीमती धातुएं और अन्य वस्तुएं शामिल हैं। दिल्ली विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र आज बुलाया गया है। इस सत्र में महिला आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा और केंद्र सरकार के इस बिल पर विपक्ष द्वारा साथ न देने को आधार बनाते हुए निंदा प्रस्ताव लाने की योजना है। सत्र आज सुबह 11 बजे शुरू होगा। अभी सत्र 1 दिन का प्रस्तावित है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे और भी बढ़ाया जा सकता है। इससे पहले कल उपराज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद 8वीं विधानसभा के 5वें सत्र को प्रारंभ करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई थी। मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने की संभावना का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। इससे संबंधित आदेश आज जारी किए गए। समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई करेंगी। इसके अन्य सदस्यों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शत्रुघ्न सिंह, विधि विशेषज्ञ अनूप नायर, शिक्षाविद गोपाल शर्मा और समाज सेवक बुधपाल सिंह शामिल हैं। राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव अजय कटेसरिया को समिति का सचिव नियुक्त किया गया है। ये समिति उत्तराखंड और गुजरात जैसे राज्यों द्वारा अपनाए गए समान नागरिक संहिता के प्रारूपों का अध्ययन करेगी। साथ ही मध्य प्रदेश की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक वास्तविकताओं को भी ध्यान में रखेगी। समिति को 60 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट और मसौदा विधेयक देने को कहा गया है। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। घिसते, तोड़ते, कुटते, गिरते, नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, एमडीएच शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। एमडीएच का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच सच एमडीएच। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देश के कई हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली में लू चलने की आशंका जताई है और उत्तर पश्चिम तथा मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 3 दिनों तक भीषण गर्मी रहने की संभावना है।
मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान जताया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में उमस भरे मौसम की संभावना है। आज रात हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी गर्म मौसम रहने का अनुमान है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश की संभावना है। विकसित भारत की दिशा में एक और निर्णायक कदम, एक ऐसा डिजिटल खाका जो आने वाले 2 दशकों में भारत की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने की क्षमता रखता है। नीति आयोग ने DPI at 2047 रोड मैप जारी किया है। तो देखिए हमारे संवाददाता अजित द्विवेदी की ये खास रिपोर्ट। दिल्ली के विज्ञान भवन से भारत के डिजिटल भविष्य की एक नई इबारत लिखी गई है। नीति आयोग ने DPI at 2047 फॉर विकसित भारत रणनीतिक रोड मैप लॉन्च किया है। इस नई रणनीति का फोकस अब केवल लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके जीवन स्तर और आय को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को सरकारी सेवाओं की रीढ़ बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि डिजिटल क्रांति का लाभ सिर्फ महानगरों तक सीमित न रहे, बल्कि दूर दराज के गांवों तक उसकी रोशनी पहुंचे। I think that the political drive that solving India's development problems will come from technology, and that leapfrogging is only possible because of technology, comes from the Honorable Prime Minister. And in a world where there is often the opposite, I won't perhaps go into details, but skepticism about vaccinations, etc., one cannot take that kind of mindset at the political level for granted. ये व्यापक रोड मैप महज एक दस्तावेज नहीं, बल्कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की ठोस कार्य योजना, एक विजनरी ब्लूप्रिंट है। इसका मूल लक्ष्य नॉन लीनियर ग्रोथ को गति देना है, यानी ऐसा तेज और व्यापक सामाजिक आर्थिक विकास जो परंपरागत सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़े। Journey to Viksit Bharat is a process of making growth more inclusive, more accessible, and more meaningful for every citizen. It is about ensuring that opportunity is not limited by geography, language, or circumstance, and technology in this context is an enabler that allows institutions to serve better and citizens to participate more fully. ये रोड मैप समावेशी और तीव्र सामाजिक आर्थिक विकास में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की केंद्रीय भूमिका को रेखांकित करता है। स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ साथ कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है, ताकि विकास का लाभ हर वर्ग और हर क्षेत्र तक पहुंच सके। कैसे हम DPIs को यूज कर सकते हैं to increase productivity across India's huge MSME sector, farmers, informal workers. तो हमने 8 sectors लिए हैं which are very important for विकसित भारत growth. विशेषज्ञों का मानना है कि जिस तरह UPI ने बैंकिंग व्यवस्था को आम लोगों के हाथों तक पहुंचाकर उसे पूरी तरह बदल दिया, उसी तरह ये नया DPI फ्रेमवर्क स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में भी क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखता है। अब भारत सिर्फ तकनीक का उपभोक्ता नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया और सशक्त मॉडल भी प्रस्तुत करेगा। नई दिल्ली से अजित द्विवेदी की रिपोर्ट, DD न्यूज। आर्मी की 130 मिलीमीटर की फील्ड गन और T-72 टैंक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मोबिलाइज किए गए थे। गुजरात के रण से थल सेना की तैनाती पर हमारी संवाददाता नंदिता डागर की ये खास रिपोर्ट देखिए। ये हमारी भारतीय फौज की 130 mm की गन है
और बोफोर्स गन के शामिल होने से पहले हमारी इंडियन आर्मी की आर्टिलरी की मेन स्टे थी, यानी कि उसकी रीढ़ की हड्डी थी। और अभी भी इतने सालों बाद भी ये रीढ़ की हड्डी बनी हुई है हमारी इंडियन आर्मी की आर्टिलरी की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये सारी गन्स हमारे पश्चिमी बॉर्डर पर यानी पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पर फुल्ली लॉक्ड एंड लोडेड थी, यानी कि बिल्कुल तैयार थी दुश्मन पर आक्रमण करने के लिए। इनकी जो रेंज है वो 27 किलोमीटर है और इनका जो शेल है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज यानी एकदम सटीक है और लीथल है। अप्रैल 2025 को पहलगाम में जो आम पर्यटकों के ऊपर जो हमला किया गया था वो एक बड़ा कायरतापूर्ण हमला था। जिस बेरहमी से ये हमला किया गया उसे पूरे देश में आक्रोश था। हमला होते ही हमारे आर्मी एयर डिफेंस के ब्रिगेड ने मोबिलाइजेशन की तैयारी शुरू कर ली। सारे ऑफिसर्स, जेसीओज, जवान्स और नए अग्निवीरों ने सारे रडार्स को, गन्स को और एमुनिशन को मोबिलाइजेशन के लिए तैयार कर लिया। हमने एक प्लान बनाया जिससे कि सारे लॉजिस्टिक एचलॉन्स, मिलिट्री स्टेशंस और पॉपुलेशन सेंटर्स को एक एयर डिफेंस कवर देने का प्लान बनाया। इस पूरे प्लानिंग के दौरान जितने भी हायर हेडक्वार्टर से आदेश आए थे हमने उन सब पे अमल भी किया। 7 मई तक हमने राजस्थान और गुजरात के रण और क्रीक इलाकों में एक एयर डिफेंस का कवच तैयार कर लिया था। ये T-72 या T-72 टैंक 130 mm की गन्स की तरह ही बिल्कुल तैयार था। इसके अंदर हथियार लोडेड थे। ये एकदम रेडी था दुश्मन पर चार्ज करने के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो। ऑपरेशन सिंदूर को हमारी आर्म फोर्सेस या हमारी फौजों की कामयाबी का एक नमूना तो माना ही जाता है, उनकी प्रिसिशन या उनकी सटीक निशाने और लिथैलिटी, मारक क्षमता के लिए। लेकिन इसने कई कीर्तिमान और बनाए हैं। हमारे फौजों, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बीच में इंटीग्रेशन या सिनर्जी और सिविलियन एजेंसीज के साथ भी। और दूसरा, हमारी इंडिया की अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटी यानी देश में ही बनी हुए हथियार, उनका निर्माण और उनका डिज़ाइन और डेवलपमेंट, उसकी टेस्टिंग हो गई कि वो कितने कारगर साबित हुए हैं। कैमरा पर्सन विकी राजपूत के साथ कच्छ, गुजरात से मैं नंदिता डागर, डीडी न्यूज़ के लिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्ष एनालेना बेरबॉक आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगी। दोनों नेता प्रमुख बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बेरबॉक राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगी। वो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संचालन और विनियमन पर भी संवाद करेंगी। बेरबॉक कल शाम को 2 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक पहुंचे हुए हैं। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्यों में भारत, रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस शामिल हैं। किर्गिस्तान रवाना होने से पहले राजनाथ सिंह ने कहा कि वो दुनिया में चल रही सुरक्षा चुनौतियों के बीच भारत की वैश्विक शांति के प्रति प्रतिबद्धता को सामने रखेंगे। साथ ही वो आतंकवाद और चरमपंथ के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति को भी दोहराएंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री एससीओ देशों के अपने समकक्षों से द्विपक्षीय मुलाकातें भी करेंगे और बिश्केक में भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे। बिश्केक में आज से होने वाली इस बैठक में एससीओ के अलग अलग सदस्य देशों के रक्षा मंत्री क्षेत्र की सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार बैठक में अंतर्राष्ट्रीय शांति, आतंकवाद से मुकाबला और सदस्य देशों के बीच रक्षा सहयोग जैसे विषयों पर भी बात होगी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि इस साल की एससीओ बैठक ऐसे समय हो रही है जब पश्चिम एशिया की स्थिति को लेकर दुनिया भर में भू राजनीतिक तनाव बना हुआ है। इस कारण संगठन में ये भी चर्चा हो सकती है कि चल रहे संघर्षों के असर को कैसे कम किया जाए।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा दल के साथ बैठक कर ईरान के उस प्रस्ताव पर चर्चा की जिसमें वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए अहम हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने की बात कही गई है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस विषय पर चर्चा हुई है, लेकिन वो बैठक के नतीजे को लेकर अभी कुछ कहना नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर राष्ट्रपति जल्द ही स्वयं जानकारी देंगे। इधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, जिन्होंने अपनी संप्रभुता के लिए बहादुरी और वीरता से लड़ने को लेकर ईरानियों की सराहना की। पुतिन ने यह भी कहा कि मॉस्को पश्चिम एशिया में जल्द से जल्द शांति लाने में मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार है। ईरानी विदेश मंत्री ने सेंट पीटर्सबर्ग में पुतिन से मुलाकात की और ईरान को समर्थन देने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। ईरान के संयुक्त राष्ट्र राजदूत अमीर सईद इरावानी ने कहा है कि ईरान अपनी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं करेगा और हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर उसका रुख स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि ईरान 1982 के समुद्री कानून सम्मेलन का पक्षकार नहीं है और इसीलिए वो उसके प्रावधानों से बाध्य नहीं है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध समाधान के लिए ईरान के नए प्रस्ताव पर अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों से चर्चा की। ईरान ने प्रस्ताव में परमाणु मुद्दे को युद्ध खत्म होने तक टालने की बात कही है, जिसे अमेरिका स्वीकार करने के मूड में नहीं दिख रहा है। इधर कोलंबिया के काजिबियो में हुए बम विस्फोट में मारे गए लोगों को अंतिम विदाई दी गई। इस हमले के पीछे पूर्व FARC गुट को जिम्मेदार बताया गया है। पैन अमेरिकन राजमार्ग पर हुए विस्फोट में 20 लोगों की मौत हुई है और कम से कम 38 लोग घायल हो गए, जिनमें 5 नाबालिग भी शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने परमाणु अप्रसार संधि के कमजोर पड़ने को लेकर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा कि परमाणु हथियारों को खत्म करने की वैश्विक कोशिशों के बावजूद अविश्वास बढ़ रहा है और नियंत्रण व्यवस्था कमजोर हो रही है। इंडोनेशिया के जकार्ता के पास बेकासी शहर के ईस्ट बेकासी स्टेशन पर 2 ट्रेनों की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 38 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। हादसा कल रात तब हुआ जब एक यात्री ट्रेन और दूसरी आने वाली अंतर शहरी ट्रेन आपस में टकरा गई। बचाव दल ने फंसे यात्रियों को निकालने के लिए डिब्बों को काटकर राहत कार्य चलाया। रुक करते अगली खबर का। नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने काठमांडू घाटी में नदी किनारे और सार्वजनिक भूमि से बस्तियां हटाने की कार्रवाई पर सरकार से जवाब तलब किया है। न्यायाधीश शांति सिंह थापा की एकल पीठ ने जिला प्रशासन कार्यालय और काठमांडू महानगर को नोटिस जारी कर 5 मई को उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने को कहा है। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय और रानी कैमिला ने व्हाइट हाउस पहुंचकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप से मुलाकात की। ये दौरा चार्ल्स तृतीय के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है और अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ से जुड़ा है। करीब 2 दशक बाद किसी ब्रिटिश सम्राट का ये पहला अमेरिकी दौरा है। और खेल की खबरों में IPL में कल रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के ने दिल्ली कैपिटल्स को 9 विकेट से हरा दिया। दिल्ली ने पहले खेलते हुए केवल 75 रन बनाए। इसके जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने 6 ओवर 3 गेंद में 1 विकेट गंवाकर 77 रन बनाए और 9 विकेट से जीत हासिल की। इस जीत के बाद RCB के 12 अंक हो गए हैं और टीम ने खुद को प्लेऑफ के करीब पहुंचा लिया है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता भारतीय निशानेबाज मनु भाकर का मानना है कि देश में निशानेबाजी का खेल नई करवट ले रहा है। उनके मुताबिक देश में जितनी ज्यादा संख्या में युवा इस खेल से जुड़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके बेहतर नतीजे भी सामने आएंगे। इसके साथ ही मनु भाकर ने अपनी तैयारियों पर कहा कि ये साल खास है और वो अपने कोच के साथ एशियन गेम्स को लेकर खास रणनीति पर काम कर रही हैं। मनु भाकर से खास बात की है हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। आप देखिए ये खास बातचीत और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारे साथ 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर हैं, उनसे बात करते हैं। मनु, कैसे देखती हैं अब ये साल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एशियन गेम्स भी है और इसके साथ ही साथ अगर अगले साल पे फोकस करें तो जो वर्ल्ड कप है ICSF का, वो भी ओलंपिक कोटा वाला है। इस साल में जैसे आपने मेंशन किया एशियन गेम्स हैं और उसके बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हैं, तो डेफिनेटली हमारा दिमाग में बिल्कुल वो है ही।
और उसी तरीके से हमारी तैयारी भी है कि किस तरीके से हम अपना परफॉर्मेंस वहाँ अच्छा कर सकते हैं। तो मैं और मेरे कोच हमने थोड़ा सा प्लान बनाया है कि किस तरीके से कौन से कॉम्पिटिशन्स में हमें पार्ट लेना चाहिए या फिर किस में हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और उस अकॉर्डिंग आई फील कि गोइंग फॉरवर्ड कोशिश करेंगे और मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे कि काफ़ी अच्छा हो। जिस तरह से बात की जा रही है कि 7.5 लाख बच्चों को जोड़ा जाएगा, उस पर आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बिकॉज जितने ज़्यादा लोग जुड़ते हैं उतना ही टैलेंट हम और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जो NRAI ने ये स्टेप उठाया है कि 7.5 लाख बच्चों को और शूटिंग ट्राई करवाएंगे, तो आई फील कि बहुत सारा नया टैलेंट हमें और देखने को मिलने वाला है शूटिंग में। एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी दैट, क्योंकि जितने अच्छे और बच्चे और शूटिंग में आते रहेंगे उतना ही हमें भी मज़ा आता है। थैंक यू। अपना बहुत शुक्रिया। तो ये है मनु भाकर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि देश में जो है वो शूटिंग का जो कल्चर है वो भी तेज़ी से बदल रहा है और साथ ही साथ जिस तरह से बच्चों को वो जोड़ने की बात कर रही हैं कि लगातार जो है फेडरेशन के द्वारा जो कदम उठाया जा रहा है कि 7.5 लाख बच्चों को जोड़ा जाएगा, उससे कहीं ना कहीं देश में न केवल इस खेल का भविष्य जो है वो और ज़्यादा निखरेगा बल्कि ओलंपिक स्तर पर भी अच्छे नतीजे जो हैं वो देखने को मिलेंगे। कैमरामैन राधेकृष्ण के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली।